क्लास 12th ये इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 है अभी। इससे पहले आप कुछ बेसिक कंसेप्ट और रिजल्ट पढ़ चुके थे इंटीग्रेशन को लेके, जो कि आपके सामने ये हैं अभी। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि अल्फ़ा का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो रिजल्ट आएगा अल्फ़ा एक्स प्लस सी। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा का मतलब यहाँ पे कोई भी एक कॉन्स्टेंट हो सकता है, एनी कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है 5 का, तो यहाँ पे 5 अल्फ़ा का काम कर रहा है, तो इस 5 का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 5x प्लस सी। सिर्फ आपको इस 5 के साथ x लगाना है। तो इसी तरीके से अगर वो आपको कहेगी 7 का इंटीग्रेशन करो, तो 7 के साथ आप x लगा देंगे और प्लस में c। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, अगर आपको उसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको सिर्फ उस कांस्टेंट वैल्यू के साथ x लगाना होगा। अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 30, तो अब कहीं सोच रहे होंगे कि साइन 30 का इंटीग्रेशन आना चाहिए माइनस कॉस 30 और प्लस में सी, इसके हिसाब से। और आप करोगे भी ये, क्योंकि ऑप्शन में मिलेगा आपको माइनस कॉस 30। तो आपको ये नहीं करना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि साइन 30 जो यहाँ पे है, तो इस एंगल को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है, और जब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दे, वो साइन की, कॉस की, टेन की, किसी की भी, तो इसका मतलब ये कंप्लीट एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखेगा और उस फिक्स वैल्यू पे वो चीज़ क्या बन जाती है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, जो कि एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2 x प्लस सी, यानी साइन 30 डिग्री डॉट में x प्लस सी। तो ये रिजल्ट बनने वाला है। अगर वो आपसे पूछ ले कि व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा डॉट में dx, तो यहाँ पे कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा प्लस सी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये रहा कॉस यहाँ पे और इसका इंटीग्रेशन है साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे अल्फ़ा देखो भी, क्या ये अल्फ़ा कांस्टेंट वेरिएबल है? अगर ये वेरिएबल होता तो आंसर चला जाता साइन एक्स प्लस सी, अगर इस अल्फ़ा की जगह एक्स होता। लेकिन यहाँ पे जो अल्फ़ा ये कांस्टेंट है, अगर ये अल्फ़ा कांस्टेंट है तो पूरा कॉस अल्फ़ा एक कांस्टेंट का काम करेगा, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या है? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है कि उस कांस्टेंट के साथ एक्स लगा देंगे। तो यहाँ पे इस कॉस अल्फ़ा का इंटीग्रेशन बनने वाला है कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ डॉट में एक्स और प्लस में सी। तो ये आंसर नहीं होगा, इसको ध्यान रखेंगे भी। और इसके बाद अगले दो फॉर्मूले हैं जो कि आपके इम्पोर्टेंट है, ये दोनों। तो भाई मेरे पास पावर में कुछ फॉर्मूले आने वाले हैं। आपके पास पावर के दो ही फॉर्मूले होंगे आपके पास, एक तो एक्स रेज़ टू पावर एन और एक ए रेज़ टू पावर एक्स। इन दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे जो बेस है, इसका बेस आपको यहाँ पे वेरिएबल मिलने वाला है, और यहाँ पे जो पावर है वो वेरिएबल मिलने वाली है। दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है। तो आपको इंटीग्रेशन में ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे जहाँ पे बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, अभी तक तो फिलहाल। जब हम आगे के लेवल पे पहुँचेंगे तब आपको मिलेंगे उस तरह के क्वेश्चन। अभी वो बोल रहे हैं कि वेरिएबल बेस में है, तो इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है? तो पावर में कौन मिलेगा आपको? कॉन्स्टेंट। तो ऐसे केस में आपको पावर में एक प्लस करना है और डिवाइड में एक प्लस करना है, यानी एक्स एस टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। लेकिन जब बेस में आपको कांस्टेंट मिलेगा तो आप एज इट इज लिख देंगे इसको ए रेज़ टू पावर एक्स, और जो कांस्टेंट है उसको लॉग के साथ लिखेंगे लॉग ए प्लस सी। तो इन दोनों को भी समझना ज़रूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि पावर को लेके हैं। ए रेज़ टू पावर एक्स में कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ए रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए रेज़ टू पावर एक्स ही कर देंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने हैं। भी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। ध्यान इस तरीके से रख सकते हो, जब मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव करता था तो कॉस एक्स आता था, तो यहाँ पे कॉस एक्स ना आके क्या आएगा? माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ना कि हम डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स था, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? डेरिवेटिव क्या होता था कॉस एक्स का? माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स। अब 7th और 8th दोनों इंपॉर्टेंट है भी। हालांकि आप सोच रहे होगे कि सर 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आगे आएंगे भी, आगे के टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सेकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है। चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि 10x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x। तो इनको ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपको इन सभी को याद रखना है। और फॉर्मूला नंबर 14 था आपका 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग मॉड एक्स। तो इनको ध्यान रखेंगे। रीज़न मैं आपको दे दूंगा जहाँ पे आपको मोड दिख रहा होगा। एक तो मोड यहाँ पे आपको दिख रहा है,
और एक यहाँ पे आपको मोड दिख रहा है। तो इन दोनों के मैं रीज़न दे दूंगा अभी जब आगे, पहले थोड़ा बहुत ये समझ लो। अब क्वेश्चन देखो अभी किस तरीके से आएंगे। एक और चीज़, ये जितने फॉर्मूले हैं आपके पास, तो इन फॉर्मूलों को ही आपने 7.1 और 7.2 और 7.3 में यूज़ करना है, और यही बेसिक फॉर्मूले हैं अभी। मतलब पूरा इंटीग्रेशन होगा इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस करके। आगे कुछ रिजल्ट जरूर आएंगे लेकिन इनके बगैर काम नहीं चलने वाला। देखो कोई एक एग्जांपल देखते हैं। और 2 रूल अलजेब्रा मैंने आपको कराए थे भी कल। पहला अलजेब्रा था अल्फा डॉट में एफ एक्स डी एक्स। अगर आपको किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और साथ में उसके कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से और आपको उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है। एक तो ये आपको बताया था। दूसरा, अगर कोई दो फंक्शन प्लस माइनस में हैं और आपको उसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे अलग करके, कि आप एफ एक्स का भी इंटीग्रेशन करेंगे और प्लस माइनस में, और आप इस जी एक्स का इंटीग्रेशन भी करेंगे। आपके पास कोई ऐसे अलजेब्रा नहीं है या फिर आपके पास कोई ऐसे फॉर्मूले नहीं हैं कि भाई, या फिर कोई ऐसा रूल नहीं है कि जहाँ पे मैं मल्टीप्लाई हो मेरे पास और मैं उसको इंटीग्रेशन कर सकूँ। हाँ, आगे आने वाले हैं 7.6 के आसपास, लेकिन अभी फ़िलहाल तक आपके पास ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है जहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेशन करना है x⁵5 का, और एक आपको इंटीग्रेशन करना है 7⁵x का। तो इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। भाई कुछ मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूँ, इनको समझेंगे, फिर हम 7.1 की तरफ जा रहे हैं। x⁵5, सबसे पहले तो नोट करें कि ये पावर के क्वेश्चन है दोनों। ये भी पावर का क्वेश्चन है और ये भी पावर का। और मैंने आपको बताया था कि पावर के दो ही आपके पास हैं, एक बेस में वेरिएबल होता है और एक बेस में कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे बेस में वेरिएबल है। जब बेस में वेरिएबल आएगा तो उस टाइम पे क्या करना है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसको आप आई लेट कर लेंगे कि भाई ये क्वेश्चन जो हमारा वो आई के इक्वल है, आई यहाँ पे इंटीग्रल है। तो ये मेरे को दे रखा है, तो आई इक्वल टू, अब मेरे को लग रहा है कि बेस में यहाँ पे वेरिएबल है तो पावर में एक प्लस करना है और डिवाइड में एक प्लस। तो इसका आंसर चलेगा x⁵5 + 1, नीचे 5 + 1 प्लस सी, यानी इसका रिजल्ट आएगा आपके पास x⁵6/6 + c। तो यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे। लेट आई इक्वल टू 7⁵x। भाई लेवल बढ़ाएंगे, अभी आपको ये देखना है कि पहले बेसिक को समझो। लेवल बढ़ेगा तो आई इक्वल टू, यहाँ पे बेस में अगर कांस्टेंट आपके पास और पावर में वेरिएबल है, तो इस केस में मैंने आपको लॉग वाला फॉर्मूला बताया था कि 7⁵x एज इट इज़ रहेगा और डिवाइड में जो भी बेस है वो लॉग के अंदर आ जाएगा और प्लस में c। तो इसका रिजल्ट ये रहने वाला है। यानी दोनों को कंपेयर करो कि मेरे पास पावर के दो फॉर्मूले हैं तो किस टाइम पे कौन सा यूज़ होगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो इंटीग्रेट करना है अपना sin x + 7 को। जब मैं डेरिवेटिव कराता था आपको कि sin x + 7 का डेरिवेटिव करना है, तो आप इसको y के इक्वल ऐड करते थे और लिखते थे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और y का डेरिवेटिव होता था dy/dx। मैं डेरिवेटिव को इसलिए बार बार करा रहा हूँ क्योंकि डेरिवेटिव की ही रिवर्स प्रोसेस से इंटीग्रेशन। तो आप वहाँ पे इसको क्या मानते थे, x मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव क्या होता था, cos x, और आप x को फिर लिखते थे यहाँ पे, और फिर आप उस x का डेरिवेटिव करते थे, और इस x का डेरिवेटिव आपने क्या किया यहाँ पे 1। तो सेम इधर प्रोसेस चल रही है। यहाँ पे जो ये एंगल आया हुआ है वो आपके उन फॉर्मूलों से अलग है, तो आपको इसको क्या मान लेना है यहाँ पे भी x, और फिर क्या बन जाएगा ये sin x। और जो हमारे पास इंटीग्रेशन है sin x का वो क्या था, डेरिवेटिव sin x का cos x होता है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos x + c। तो x + 7 को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा इसका, -cos x, जिसको आपने माना है उसको एज इट इज़, और डॉट में प्लस में c। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिस किसी को भी x मानोगे उसमें x के साथ कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे तो x के साथ कोफिशिएंट क्या है अभी 1, तो वो डिवाइड में जाएगा जो आपने इंटीग्रल किया है उसके डिवाइड में। तो यहाँ पे 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ cos 7x - 3 dx, अगर मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, आप इंटीग्रेट कर सकते हो cos x को बड़ी आसानी से, क्योंकि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है।
और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है कि कॉस एक्स डेरिवेटिव किसका है, आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव किया होगा तभी तो कॉस एक्स आया होगा। तो इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनता है, साइन एक्स, और प्लस में सी आप लगाते ही हो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया है, उसने x नहीं दिया, उसने दिया है यहाँ पे 7x-3, तो आप इसको x मान लेंगे भी। यही चीज़ें मैंने डेरिवेटिव में कराई थी कि आप जो भी अलग चीज़ आएगी आप उसको x मान लोगे। तो मैंने इसको x मान लिया, और जब मैं इसको x मान लूँगा तो ये क्या बनेगा, cos x। आई के इक्वल ऐड कर लेते हैं। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या है, cos x का इंटीग्रेशन है मेरे पास sin x, तो मैं यहाँ लिखूँगा sin x, और x है मेरे पास sin 7x-3। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो भी x के साथ कौन कॉफिशेंट होगा या फिर 7 जैसे कुछ भी है, 7a या फिर कुछ भी हो, तो वो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो 7x के साथ वो डिवाइड में आएगा, और फिर प्लस में लगा दो c। इसमें नोट करने वाली एक चीज़ है इंटीग्रेशन के अंदर, जब आप डेरिवेटिव कर रहे थे तो मान लो वो आपको कह देगी इसका डेरिवेटिव करो साइन 10x का, फिर आप इसका डेरिवेटिव कर रहे थे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy/dx, फिर आप इसको x मान रहे थे 10x को। तो 10x को x मान के आप आसानी से कर रहे थे साइन x का डेरिवेटिव cos x, और आपने x किसको माना है 10x को, फिर आप इस 10x का डेरिवेटिव करते थे सेकेंड स्क्वायर x। लेकिन अगर मैं इधर आपको कहूँ कि इंटीग्रेट करो साइन 10x को, और फिर आप क्या करोगे भी, इसको x मानने जाओगे, तो इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन में मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि नोट क्या करना है, इंटीग्रेशन में जो आप x मान सकते हो सिर्फ और सिर्फ लीनियर को मान सकते हो। यानी अगर x वहाँ पे जो भी पोलिनोमियल आपको गिवन है, अगर वो पोलिनोमियल एक लीनियर है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे था कि x की पावर कितनी है मेरे पास 1 है, अगर ये पावर x की पावर 2 भी हो जाती, 3 हो जाती, तो आप उसको x नहीं मान सकते, उसके तरीके अलग हैं। ठीक है भी। तो पहली बात तो आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि कोस के एंगल में 7x² आ जाएगा, अगर आएगा तो उसके दूसरे तरीके हैं भी, वो आगे बताएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा या फिर कुछ आगे इस तरीके से मेथड चलेंगे। तो अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी चीज़ को x मान रहे हो तो वो चीज़ लीनियर होनी ज़रूरी है। अगर वो लीनियर है तो भी आप x मान सकते हो, अदरवाइज़ आप x नहीं मान सकते। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, और मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ भी, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये पहले 5 क्वेश्चन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है भी, ये मैं आपको लास्ट में कराऊंगा कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से कैसे करते हैं इंटीग्रेशन को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, यहाँ से मेन इंटीग्रेशन आपका स्टार्ट होता है। तो जो भी चीज़ आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो आप सबसे पहले उसको आई लेट कर लेंगे। आई के इक्वल हमारे पास है 4 डॉट में e⁻³ + 1 dx। तो आपने इसको इंटीग्रेट करना है। तो आई इक्वल टू पहला अलजेब्रा, यहाँ पे दूसरा अलजेब्रा सेट हो रहा है कि यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक तो fx और एक 1, यानी fx यहाँ पे और ये gx है। तो आप इसको लिख सकते हो ब्रेक करके 4 डॉट में e⁻³ dx कि मैं इसको भी इंटीग्रेट करूँगा, और प्लस में 1 dx कि मैं इसको भी इंटीग्रेशन करूँगा, जो कि मैंने आपको लिखवाया था कि fx ± gx कि आपको अगर इन दोनों का इंटीग्रेशन करना हो तो आप fx का भी इंटीग्रेशन करेंगे अलग से, और प्लस आप gx का भी इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि अलजेब्रा नंबर 2 था। भाई स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन में मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, फिर स्पीड से भी चलेंगे। तो i इक्वल टू यहाँ पे, अब यहाँ पे अलजेब्रा नंबर 1 लग रहा है, ये जो 4 है यहाँ पे वो एक अल्फ़ा है, और यहाँ पे e⁻³ है, ये fx का काम कर रहा है, तो ये अलजेब्रा नंबर 1 चल रहा है यहाँ पे। तो वो जो 4 होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो 4 यहाँ पे रहेगा। और आपको अब इंटीग्रेशन करना है e⁻³ का प्लस, तो यहाँ पे 1 क्या है, 1 एक कांस्टेंट है, और मैं यहाँ पे बता चुका हूँ भी आपको पहले भी कि किसी भी कांस्टेंट का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, डेरिवेटिव में कांस्टेंट का करता था 0 आता था, लेकिन मैं किसी भी कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करूँगा तो रिजल्ट मेरे को क्या मिलने वाला है, रिजल्ट मेरे को मिलेगा कि उस कांस्टेंट के साथ मेरे को x लगाना है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे भी। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है मेरे पास 1, और 1 के साथ मेरे को क्या लगाना है, सिर्फ x और प्लस में c। तो ये मेरे को लेके चलना है। अब i इक्वल टू 4 एज इट इज़, अब मेरे को इंटीग्रेशन करना है e⁻³ dx का, और प्लस में क्या है यहाँ पे x + c। लेकिन जो रिजल्ट आपके पास है इधर, उसमें सिर्फ e⁻x है, ना कि e⁻3x।
तो अब आपने क्या करना है, इस 3x को x मानना है, और x मानने से पहले सोचना है कि भी क्या ये जो 3x है क्या वो लीनियर है, क्या यहाँ पे x की पावर 1 है। अगर x की पावर 1 होगी तभी मैं इसको x मान सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं मान सकता। अगर x की पावर 2 होगी तो नहीं मान सकता, 3 नहीं मान सकता। अगर x की पावर 1/2 है, यानी पावर जो है वो रूट में है, तब भी आप उसको x नहीं मान सकते। ये चीज़ ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो i इक्वल टू फॉर कॉन्स्टेंट, मैंने इसको x मान लिया, तो अगर जब मैं इसको x मान लूँगा तो मेरे को दिखेगा क्या है, ई रेज़ टू पावर x, और ई रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज़ टू पावर x प्लस सी। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर x, और x के यहाँ पे 3x। और मैंने ये भी बताया था कि जिसको भी आप x मानोगे उसमें x के साथ देखना है क्या है, x के साथ यहाँ पे क्या है 3, वो 3 नीचे आ जाएगा। डेरिवेटिव में जिसमें आप x मानते थे उसके साथ जो होता था वो मल्टीप्लाई में जाता था, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो डिवाइड में जा रहा है। और प्लस में सी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से एक सी लेके आ चुके हो, तो x प्लस सी, तो इसका रिजल्ट ये बनेगा। ठीक है भी, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना था आपको। अब क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। आई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर 1 माइनस 1/x² dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आई इक्वल टू, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में भी कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई में आ रही है, और हमारे पास कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं है जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो भी। तो इसका मतलब जब भी इंटीग्रेशन में आपको मल्टीप्लिकेशन दिखे, कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, मैं लगभग हर क्वेश्चन में बताता जाऊँगा भी। एक तो आपको इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई दिखे तो सबसे पहले कोशिश करें कि मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ख़त्म करनी है, और मल्टीप्लिकेशन ख़त्म करने के लिए इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो वहाँ पे क्या बनेगा 1। तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। तो ये वही है, एक एफ एक्स है मेरे पास और एक जी एक्स है। अब मैं बार बार इसको ब्रेक करके इस तरीके से नहीं लिखूँगा, मैं इसको सीधा कर रहा हूँ भी एक्स। तो आई इक्वल टू, तो पहले आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, ये पावर का फॉर्मूला है, और पावर के मेरे पास दो ही फॉर्मूले हैं जो मैंने रेड से लिख रखे हैं अभी। बेस में कौन है यहाँ पे वेरिएबल, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2, और यहाँ पे क्या होता है पावर में एक ऐड होता है, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है 2 + 1 यानी 3, और नीचे क्या आएगा 3 माइनस, और ये 1 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, और कांस्टेंट के साथ हम क्या लगाते हैं सिर्फ x इंटीग्रेशन करते हुए प्लस में c। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था अभी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में लेट कर लिया मैंने आई के इक्वल, फिर ax² प्लस bx प्लस c, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो i इक्वल टू ए क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा एज इट इज़, फिर आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर का, पावर का फॉर्मूला है, पावर में एक प्लस करो, डिवाइड में एक प्लस लेके आओ, प्लस बी कांस्टेंट है एज इट इज़, फिर यहाँ पे एक्स है, एक्स की पावर क्या है यहाँ पे 1, पावर में एक प्लस करो, डिवाइड में एक प्लस, प्लस सी क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ क्या लगता है एक्स, और प्लस में क्या जाएगा सी। अब मैं यहाँ पे सी ना लिख के C1 लिख देता हूँ, या फिर आप कैपिटल सी लिखें, यहाँ पे स्मॉल सी पहले आ चुका है। तो दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से आप लेट कर लेंगे आई इक्वल टू 2x² प्लस ई रेज़ टू पावर x। भाई एनसीईआरटी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सारे क्वेश्चन इसमें आसान है। तो आई इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है यहाँ पे एज इट इज़, x² का इंटीग्रेशन करना है जो कि होगा पावर में एक प्लस 3, और नीचे भी आएगा 3 प्लस ई रेज़ टू पावर x। ई रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या है ई रेज़ टू पावर x प्लस सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ई रेज़ टू पावर x प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10, √x माइनस 1/√x और पावर 2। देखो अभी फिर से पावर आ चुकी है, और पावर के आपके पास दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो फॉर्मूला नंबर 2 और एक फॉर्मूला नंबर 3। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है कि एक के बेस में वेरिएबल होगा और एक के बेस में कांस्टेंट होगा। यहाँ देखो पावर के बेस में क्या आ चुका है, यहाँ पे पावर के बेस में जो आया वो वेरिएबल है। तो आपने यहाँ पे मिलना क्या चाहिए था, ये वेरिएबल मिलना क्या चाहिए था x, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पावर किसकी है वो x की है, लेकिन पावर के बेस में यहाँ पे x नहीं है। तो सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि क्या मैं इसको x मान सकता हूँ। अगर मैं इसको x मान सकता हूँ तो मैं x मान के क्वेश्चन को ख़त्म कर दूंगा। एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन करा रहा है वो आपको 2x + 3 का, दोनों में डिफरेंस को समझना भी क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे 4 है,
तो यहाँ पे भी ये पावर का क्वेश्चन है और यहाँ पे भी पावर का क्वेश्चन है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो पावर के अंदर है 2x+3, इसको मैं बड़ी आसानी से x मान सकता हूँ क्योंकि ये जो फंक्शन है ये लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर मेरे को मिल रही है पावर के अंदर वो 1 मिल रही है। तो आप इस 2x+3 को x मान सकते हो, और जब आप इसको x मानोगे तो आपको दिखेगा क्या, ये x की पावर 4, और उसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। लेकिन जब मैं इधर आऊँगा मेन क्वेश्चन पे, यहाँ पे बेस में आपके पास है √x - 1/√x, तो ये लीनियर नहीं है, तो आप इसको x नहीं मान सकते। मतलब आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं कर सकते कि √x - 1/√x, ये तो x हो गया और मैं पावर में एक प्लस कर दूँ 2+1, नीचे फिर 2+1 और प्लस में c, ये गलत है क्योंकि आप इसको x मान ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे लीनियर है। इसका रीज़न मैं दे दूंगा कि लीनियर को ही क्यों x मानते हैं। पहले एक बार कंसेप्ट को समझ लो यहाँ पे कि क्वेश्चन किस तरीके से होंगे आपके भी। तो यहाँ पे मैं इसको x नहीं मान सकता। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए, अब एक और चीज़ ध्यान से समझना कि जब इस तरीके से प्रॉब्लम सामने आएगी कि पावर में कोई चीज़ आ गई मेरे पास और वो पावर के अंदर जो पड़ा हुआ है वो x नहीं माना जा सकता, तो उस टाइम पे क्या करना है, √x - 1/√x का होल स्क्वायर। तो इस केस में मैं इसको x नहीं मान सकता, तो उस केस में कोशिश करें कि वो पावर ही ख़त्म हो जाए। क्या आप उस पावर को ख़त्म कर सकते हैं? कुछ ऐसे फॉर्मूले आपके पास हैं कि मैं उस पावर को ख़त्म करूं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये a - b होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, तो मैं इसको लिखूँगा a² + b² - 2ab, यानी -2 × √x × 1/√x, और इसका इंटीग्रेशन फिर मेरे को करना है। तो मेरे पास अब रिजल्ट बनेगा, ये i के इक्वल है भी, यहाँ पे रिजल्ट बनेगा √x का स्क्वायर x प्लस में 1/x -2, और मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो अभी मेरे पास यहाँ पे पावर नहीं है, तो मैं इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। यहाँ पे जो x है, इस x की पावर है 1, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x² प्लस 1/x का इंटीग्रेशन ये रहा, फॉर्मूला नंबर 14 log mod x, तो यहाँ पे लिखेंगे log mod x प्लस c, और माइनस इस 2 क्या, यहाँ पे 2 क्या कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास है कि सिर्फ आपको कांस्टेंट के साथ क्या लगाना है, x, और प्लस में c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था अभी। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। हाँ, रही बात, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो मैंने यहाँ लिखवाया था कि इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या था आपके पास भी, i = 2x + 3 raised to power 4 dx। यहाँ पे जो पावर के अंदर है मैं इसको बड़ी आसानी से x मान सकता हूँ क्योंकि ये लीनियर है। अगर मैं इसको x मान लूँगा तो मेरे को क्या दिखेगा, अब x की पावर 4, और x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है कि पावर में एक प्लस और डिवाइड में एक प्लस, यानी ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 5, और डिवाइड में एक प्लस 5 और प्लस में c। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिसको आपने x माना है, आपने x किसको माना है, 2x + 3 को, उसमें x के साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, कौन सा कोफिशिएंट x के साथ है। तो यहाँ पे x के साथ कौन है, 2, तो उसको नीचे लिखना है 2 को, बस ये चीज़ ध्यान रखना है अभी। तो i = रीज़न दूंगा कि नीचे ही 2 क्यों आ रहा है, बस एक बार समझो भाई कि क्वेश्चन होंगे किस तरीके से। 2x + 3 raised to power 5, नीचे 10 और प्लस में c, तो इसका रिजल्ट ये है। तो इस क्वेश्चन में मैंने x मान के किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं x नहीं मान पा रहा था, तो इनको ध्यान रखेंगे कि किस टाइम पे x मानना है और किस टाइम पे x नहीं मानना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन भाई। तो i = x³ + 5x⁴ - 4 नीचे x² dx, यही क्वेश्चन है भाई। तो इस क्वेश्चन को मेरे को करना है। तो सबसे पहले लेट कर लिया मैंने इसको i के इक्वल। अब मेरे पास दो ही फॉर्मूले थे, एक तो अल्फा fx वाला रिजल्ट मेरे पास था और एक fx + -gx, दो ही अलजेब्रा मेरे पास थे। ना तो मेरे पास कोई ऐसा रूल है कि जहाँ पे मल्टीप्लाई हो, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गई थी, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई मेरे पास था, तो मेरे पास ऐसा कोई रूल नहीं था कि मैं इसको सोल्व करूँ। तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई को ही ख़त्म किया। यहाँ पे मेरे पास ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि जहाँ पे डिवाइड की फॉर्म हो, तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न को ख़त्म करना पड़ेगा।
अगर आप यहाँ से डिवीज़न को ख़त्म कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। इन चीज़ों को समझो, भी बेसिक रूल है। कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई कर रही हैं तो कोशिश करें कि पहले मल्टीप्लाई ख़त्म हो, दो चीज़ें डिवाइड कर रही हैं तो कोशिश करें कि डिवाइड ख़त्म हो, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवीज़न के रिजल्ट नहीं हैं। तो आई इक्वल टू, मैं यहाँ पे डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x² नीचे आएगा x² माइनस 4/x², और इधर आएगा dx। तो i इक्वल टू यहाँ बनेगा x प्लस में 5 माइनस 4, आप इसको लिख सकते हैं आसानी से भी x⁻⁻2, पावर को ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो i इक्वल टू x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, 5 कॉन्स्टेंट है साथ में x आएगा, -4 कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तो एज इट इज़ रहेगा, पावर में एक प्लस करेंगे तो 2 -2 + 1, नीचे भी -2 + 1 और प्लस में c, तो ये इसका रिजल्ट रहने वाला है। तो i इक्वल टू, तो x²/2 प्लस 5x -4 x⁻⁻1 नीचे -1 प्लस c। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा x²/2 प्लस 5x, ये माइनस माइनस प्लस 4, वो नीचे आ सकता है x बन के, और प्लस में c, तो ये रिजल्ट है। अब रही बात नहीं कि सर डिवीज़न वाले क्वेश्चन इतने ही आसान आएंगे क्या? भाई डिवीज़न का क्वेश्चन किसी भी तरीके से मिले आपको, फॉर एग्जांपल मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे रहा हूँ भी, अगर वो आपको कह रहे हैं आई इक्वल टू x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, ये क्वेश्चन है, और नीचे आ जाता है x माइनस 2। अब मैं इसको कैसे करूँगा? मैं इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन के बाद करा रहा हूँ, क्योंकि अगला ही क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, इसी से रिलेट करता है ये वाला क्वेश्चन जो मैं यहाँ दे रहा हूँ, लेकिन ये मुश्किल है इस क्वेश्चन के कंपैरेटिवली क्वेश्चन नंबर 13 के। पहले मैं 13 को ही देख रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, लेट आई इक्वल टू x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, और नीचे मेरे पास है x माइनस 1। इसमें जो अलग चीज़ है, जो प्रॉब्लम है मेरे सामने, वो क्या है? प्रॉब्लम है मेरे सामने डिवीज़न, और मैंने कहा था कि जब भी डिवीज़न आए और मल्टीप्लिकेशन आए तो वो हमारे सामने प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन के अंदर। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें दोनों क्या कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपके सामने प्रॉब्लम है, यानी यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन को ख़त्म करना है। यहाँ पे मेरे सामने प्रॉब्लम है डिवीज़न, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे डिवीज़न ख़त्म करना है। आप समझे कि प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है, आई इक्वल टू, इसको ख़त्म करना है। अब आप क्या करते हो यहाँ पे नॉर्मली कि x² कॉमन लोगे और x माइनस 1 लिख दोगे यहाँ पे, और यहाँ से लग रहा है कि 1 कॉमन आ रहा है, फिर x माइनस 1 हो जाएगा और dx, और नीचे आपको मिल रहा है x माइनस 1। तो i इक्वल टू, अब आप x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और x² प्लस 1, और डिवाइड में क्या होगा, x माइनस 1 dx। तो यहाँ से ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल होगा, ठीक है भी, और आपके पास क्या बचेगा अब, x² प्लस 1 dx, ये आपके पास बचने वाला है। और इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो i इक्वल टू, एक्स की पावर है, पावर का फॉर्मूला आपके पास है कि पावर में एक प्लस करेंगे और डिवाइड में एक प्लस, और प्लस में x प्लस सी, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, x, तो x प्लस सी यहाँ पर रिजल्ट रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से होगा। इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है जो अल्टर मेथड है, और ये वाला मेथड इंपॉर्टेंट है भी, जो बाकी सभी क्वेश्चन को जितने भी एक्स्ट्रा आएंगे वहाँ उनको करने में हेल्प करेगा। तो i इक्वल टू, यही वाला क्वेश्चन आपके पास है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, और नीचे मैं ले लेता हूँ x माइनस 2। अब ये एक्स्ट्रा बन गया भी, फॉर एग्जांपल यही वाला क्वेश्चन है मेरे सामने, ठीक है। तो x माइनस 2 आ गया। अब अगर मैं कॉमन लूँगा ऊपर से, तो कॉमन मेरे को क्या मिलेगा, मतलब मेरे पास ये फॉर्म आके खड़ी हो जाएगी, ऊपर x माइनस 1 और x² प्लस 1, और नीचे x माइनस 2 dx। अब तो फैक्टर कट ही नहीं रहा, अगर नीचे -1 आता तो ये कट जाता, लेकिन अब तो कट ही नहीं रहा। तो इस क्वेश्चन को अल्टर मेथड से देख रहा हूँ अभी मैं कि किस तरीके से करते हैं हम। यहाँ पे -1 ही वापस रख लेते हैं, 2 से आप खुद करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आपको फैक्टर लेने ही नहीं आ रहे, तो x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 को डिवाइड कर देना है x माइनस 1 से, ठीक है। तो जब मैं डिवाइड करूँगा तो इस x की किससे मल्टीप्लाई करूँ, ये आए तो x² से, तो यहाँ लिख देंगे x²। तो x² इंटू x, x³ x² इंटू दिस माइनस x²
माइनस प्लस ये कैंसिल, ऊपर से उतरा x-1। अब किस पे जाएगा, +1 पे, तो x-1, ये दोनों फिर से कैंसिल तो 0। यानी जब आपने इसको इससे डिवाइड किया तो रिजल्ट आपके पास बचा x² - 1। तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पे x² + 1 मेरे पास यहाँ बचा है, तो इसका आपको इंटीग्रेट करना है जो कि आपको यहाँ मिला था। फिर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे वो आपको देता 2 तो आप यहाँ पे 2 लिखते, फिर आप इसको डिवाइड करते। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ अभी इससे रिलेटेड। अगर क्वेश्चन वो आपको दे दे I = 2x³ - 7x + 7x² + 5x - 11 डिवाइड बाय दे दे आपको x-2 कि इसको इंटीग्रेट करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिवीज़न, तो पहले डिवीज़न की फॉर्म को ख़त्म करना है। तो इसके लिए अगर आप फैक्टर ही नहीं कर पा रहे, अब इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे तो आप तो बैठे रहोगे भी कि x-2 ऊपर से कटेगा, तो उस टाइम पे आपको ये ना करके सिर्फ डिवाइड करना है। 2x³ - 7x² + 5x - 11 को डिवाइड करेंगे x-2 से। ये किस पे जाएगा, 2x² पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x³ और यहाँ मिलेगा मेरे को -4x², नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, -3x² + 5x - 11। अब जा रहा है -3x पे, तो -3x² -6x + 6x हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, यहाँ बचा -x - 11। अब जाएगा -1 पे, -x + 2 प्लस नेगेटिव कैंसिल बचा -13। यानी ये पूरा तो कैंसिल हो ही नहीं रहा, तभी इसके फैक्टर नहीं बन सकते थे यहाँ पे। तो अब मैं इसको लिखूँगा I। देखो अभी एक चीज़ को और समझो, अगर मेरे को 13 को डिवाइड करना है 6 के साथ, तो मैं इसको जब डिवाइड करने जाता हूँ तो 13 6, मेरे को पता है कि ये 2 पे जा रहा है 12, अब 1, अब ये 1 इस 6 से जा नहीं रहा। सेम प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी कि ये -13 इसके साथ डिवाइड नहीं हो रहा, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो मैं इस फॉर्म को क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्म को मैं इसकी फॉर्म में लिखने के लिए लिखूँगा कि 13/6 को लिखा जा सकता है कि ये 6 इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 6 × 2, और फिर मैं अगर इसको ऐड करूँ तो मेरे पास ये आएगा। एक तो ये फॉर्म है आपके पास लिखने की, दूसरी फॉर्म मेरे पास क्या है कि ये जो 13 है, जब मैं इसको 13 को डिवाइड करूँगा कि 13 इस 2 पे तो पूरा पूरा जा चुका है, यानी 2 पे पूरा पूरा जा चुका है, प्लस अभी ये 1 डिवाइड होना रहता है किसके साथ, 6 के साथ, लेकिन हो नहीं रहा, तो मैं यहाँ लिखूँगा 1 डिवाइड होना रहता है किसके साथ, 6 के साथ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तब भी आंसर क्या आएगा मेरे पास, 13/6 आएगा। तो इसको देखेंगे भी कि जब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट मेरे पास कितना बनने वाला है, 13/6 ही बनेगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। सेम प्रोसेस आपको यहाँ चलानी है कि ये वाली जो फॉर्म है कि मेरे को इसको डिवाइड करना था x-2 से, और जब मैं x-2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इतने पे ये पूरा पूरा जा चुका है, तो मैं यहाँ लिखूँगा कि 2x² - 3x - 1 पे पूरा जा चुका है, ठीक है भी, प्लस अभी ये -13 डिवाइड होना रहता है किसके साथ, x-2 के साथ, तो इससे डिवाइड होना रहता है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा लेकिन इस मेथड से सारे क्वेश्चन होते हैं अभी। जैसे मैं यहाँ कह रहा था कि 13/6 है, आपने 13 को डिवाइड किया 6 के साथ तो 12 पे पूरा गया, रिमाइंडर 1 बचा, तो ये 2 पे तो गया पूरा, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 2 पे तो पूरा जा रहा है, फिर प्लस में जो रिमाइंडर बचा उसको यहाँ लिखा, और जिससे मैं डिवाइड कर रहा था वो नीचे लिखा। अब आप इसको सोल्व करोगे एलसीएम लेके तो रिजल्ट यही आएगा। तो इसका मतलब जब मैं इस फॉर्म को देखूंगा, इस पे तो ये पूरा गया, और जो यहाँ रिमाइंडर बचा तो ये डिवाइड होना रहता है किसके साथ, जिससे मैं डिवाइड कर रहा था, तो यही प्रोसेस मैंने यहाँ लिखी है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मेरे को मिला I = 2x² - 3x - 1, इसको मैं बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ, प्लस माइनस माइनस होगा, और 13 के नीचे क्या आ रहा है, x-2, और इनको इंटीग्रेशन करना है, बड़ा आसान है अभी। 2x², 2 कॉन्स्टेंट है, पावर में एक प्लस कर दो, डिवाइड में एक प्लस, -3 कॉन्स्टेंट है, पावर में एक प्लस करो, डिवाइड में एक प्लस, -1 कॉन्स्टेंट है तो साथ में x, माइनस 13 कॉन्स्टेंट है एज इट इज़, तो आपको अब क्या दिखेगा, ये 1/x-2, और 1/x-2, तो यहाँ पे इस नीचे वाले को देखो भी x मान सकते हैं हम, ताकि ये 1/x बने। क्या मैं इसको x मान सकता हूँ,
और x मानने के लिए कंडीशन क्या थी, लीनियर, ये लीनियर होना जरूरी है, x माइनस टू एक लीनियर है तो आप इसको x मान सकते हैं। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और x के यहाँ पे x माइनस टू और प्लस में क्या आएगा c। मैंने कहा था कि डिवाइड में वो वैल्यू आएगी जो x के साथ हो, तो यहाँ पे x के साथ कौन है 1, तो डिवाइड में 1 लगाओ या ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका रिजल्ट ये बनेगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करना भी आपके समझ में आए। 4x³ माइनस 7x² माइनस x प्लस 1 डिवाइड करना है 2x माइनस 1 से। हालांकि मैंने यहाँ पे 2 इसलिए दिया है, जब आप इसको लास्ट में यहाँ मानने जाओगे तो आपको नीचे 2 मिलेगा और आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड करना होगा, इसलिए मैं यहाँ पे 2 दे रहा हूँ, भी ट्राई कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर, पीछे क्वेश्चन रह गया 14th और ये 12th भी रह गया, तो क्वेश्चन नंबर 12th को देखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 12th है आपके पास, i = x³ प्लस 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 नीचे है √x। तो वही डिवीज़न की फॉर्म, सबसे पहले आप इस डिवीज़न की फॉर्म को ही ख़त्म करेंगे। तो i = x³ के नीचे क्या आएगा √x को मैं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 3x, √x को लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 4, फिर √x को हम लिखेंगे 1/2 dx। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो i = अब मेरे को दोनों के बेस सेम मिल रहे हैं, डिवीज़न में पावरें माइनस होंगी, जब आप पावरें माइनस करेंगे तो मेरे को मिलेगा 5/2, 3 में से 1/2 माइनस, प्लस 3 डॉट में x 1/2 मिलेगा प्लस, और ये पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि बेस में पावर और आप उस पर फॉर्मूला लगा दें, डेरिवेटिव में ऐसा था आपके पास लेकिन इंटीग्रेशन में नहीं है, तो आपको उसको ऊपर लेके आना पड़ेगा, नेगेटिव होगी भाई यहाँ पे। तो i = पावर में प्लस x, पावर में प्लस करूँगा तो मिलेगा मेरे को 7/2, नीचे आएगा 7/2 प्लस 3, इसमें एक प्लस करूँगा तो 3/2, नीचे मिलेगा मेरे को 3/2 प्लस 4 कांस्टेंट एज इट इज है, इसमें एक प्लस करूँगा तो 1/2 मेरे को मिलेगा 1/2, लिख के दिखा रहा हूँ अभी मैं, प्लस में c। अब आप इसको लिख सकते हो 2/7 x⁻⁷ 7/2 प्लस ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 6/3, 3 से 3 कैंसिल कर सकते थे, और x की पावर 3/2 प्लस 4 डॉट में x 1/2 नीचे 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा प्लस में, सॉल्व करके लिख लेना आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14th भी रहता है। 14th क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, 14th क्वेश्चन की प्रॉब्लम है मल्टीप्लिकेशन। 14th क्वेश्चन 1 - x √dx। तो इस मेन प्रॉब्लम को ख़त्म करो, यानी √x को अंदर मल्टीप्लाई करना है। मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे 14th क्वेश्चन, i = 1 - x √x dx। तो मेरे को अंदर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई को ख़त्म करने के लिए। तो i = 1 - x लिखा जा सकता है √x को 1/2 dx। अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, x की पावर 1/2 माइनस x डॉट में x की पावर 1/2। अब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों का बेस क्या है सेम, तो पावर ऐड कर सकती है। तो x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2 ऐड करने के बाद अब मेरे को इनको इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे क्या है पावर के फॉर्मूले, और पावर के बेस में क्या है वेरिएबल और वो x है, तो आसानी से हो सकता है 1/2 प्लस 1 आप कर लेना, 3/2 आएगा माइनस x 3/2 प्लस 1 5/2 यहाँ मिलेगा आपको, और प्लस में c, सॉल्व कर लेंगे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सेम उसी क्वेश्चन की तरह है, √x को अंदर मल्टीप्लाई कराने के लिए इसको लिख देंगे 1/2 3। भाई मल्टीप्लिकेशन है, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, तो मेरे ख्याल से अब इस क्वेश्चन को कर लेंगे, फिर इंटीग्रेट करना है। 16th क्वेश्चन, i के इक्वल लेट किया 2x - 3 cos x प्लस e⁻x dx। तो यहाँ पे क्या मिलेगा अब मेरे को, i = 2 कांस्टेंट एज इट इज़, x का x² माइनस 3 एज इट इज़, cos x का डेरिवेटिव होता था माइनस sin x, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं कर रहा मैं, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा सिर्फ sin x, और प्लस में e⁻x प्लस c। क्वेश्चन खत्म भी, ये क्वेश्चन नंबर 16 था। 17th खुद से ट्राई करेंगे, 18th को देख लो। फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी है कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई कर रही हैं, सेकेंड x मल्टीप्लाई कर रहा है सेकेंड x
प्लस 10x के साथ। तो मल्टीप्लाई ही नहीं होनी चाहिए, यही मेरे सामने प्रॉब्लम है कि मैं मल्टीप्लाई को ख़त्म करूँ। तो इस सेकेंड एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा मेरे पास, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस में सेकेंड एक्स डॉट में 10x dx, तो ये मिलेगा। और सेकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था, सेकेंड स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव था 10x का, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x प्लस सेकेंड एक्स 10x किसके डेरिवेटिव थे, सेकेंड एक्स के। अगर आप इस सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव करते हो तो आएगा क्या, सेकेंड एक्स 10x। तो जब मैं इस सेकेंड एक्स 10x का इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, सेकेंड एक्स, और प्लस में क्या आता है यहाँ पे c। तो दिस इज द रिजल्ट 10x प्लस सेकेंड एक्स प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 18 था आपका भी। 19th क्वेश्चन। अब 19 क्वेश्चन करने से पहले दो चीज़ें और सीखेंगे भी आप, कि जब भी किसी क्वेश्चन में टेन स्क्वेयर एक्स आएगा और कॉट स्क्वेयर एक्स आएगा तो इनको आप हमेशा लिखोगे, टेन स्क्वेयर एक्स को लिखोगे सेकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस वन और कॉट स्क्वेयर एक्स को लिखोगे कॉसेकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस वन। तो इसको तो दिमाग में सेट कर लेना है कि जब भी क्वेश्चन में टेन स्क्वेयर एक्स या फिर कॉट स्क्वेयर एक्स दिखा तो टेन स्क्वेयर एक्स सेकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस वन में जाने वाला है और कॉट स्क्वेयर एक्स कॉसेकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस वन में जाने वाला है। 10th क्लास में प्रॉपर्टी थी आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स जो कि सेकेंड स्क्वेयर एक्स होती थी, तो ये 1 उधर गया तो ये बना, और 1 प्लस कॉट स्क्वेयर एक्स कॉसेकेंड स्क्वेयर एक्स, तो ये 1 उधर गया तो ये वाला बना था। तो जैसे यहाँ पे मैं ट्राई करूँ इस क्वेश्चन को, i इक्वल टू सेकेंड स्क्वेयर एक्स अपॉन में कॉसेकेंड स्क्वेयर एक्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वेश्चन की डिवीज़न, तो मेरे को डिवीज़न ख़त्म करनी है और ये डिवीज़न ख़त्म नहीं हो रही, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आ गई है। और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जब समझ में ना आए तो साइन कॉस में चेंज करते हैं, तो ऊपर क्या बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स और नीचे बनेगा 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स। तो जब आप इनको पलटोगे भी तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स डॉट में साइन स्क्वेयर एक्स नीचे 1 dx। और साइन स्क्वेयर बाई कॉस स्क्वेयर क्या होता है, टेन स्क्वेयर एक्स। टेन स्क्वेयर एक्स किसका डेरिवेटिव है नहीं पता अभी आपको, तो इसलिए जब भी टेन स्क्वेयर एक्स आएगा तो आप उस टेन स्क्वेयर एक्स को क्या लिखेंगे, सेकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस वन, क्योंकि टेन स्क्वेयर एक्स को सेकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस वन लिखा जा सकता है। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि सेकेंड स्क्वेयर एक्स किसका डेरिवेटिव है, सेकेंड स्क्वेयर एक्स डेरिवेटिव था 10x का, और माइनस वन, वन क्या कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा x और प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आप खुद करोगे भी, कॉसेकेंड स्क्वेयर एक्स अपॉन में सेकेंड स्क्वेयर एक्स। ये जस्ट रिवर्स है इसका, मैंने इसको उल्टा करा है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो वो कॉट स्क्वेयर एक्स बनेगा और कॉट स्क्वेयर एक्स को आपको लिखना है कॉसेकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस। बस प्रैक्टिस के लिए तो इस क्वेश्चन को देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20, आई इक्वल टू 2 माइनस 3 कॉस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वेयर एक्स। फिर से प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन की, क्वेश्चन की प्रॉब्लम है डिवीज़न, तो डिवीज़न को हटाओ। तो और यहाँ पे तो वो पहले साइन कॉस में भी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वेयर एक्स। तो डिवीज़न हटाने के लिए इस कॉस स्क्वेयर को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये बनेगा 2 सेकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस, इसको लिख सकता हूँ 3 साइन एक्स, नीचे 2 कॉस हैं तो एक कॉस यहाँ आ जाएगा और एक कॉस यहाँ। तो आई इक्वल टू 2 सेकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये 10x होता है और डॉट में सेकेंड एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का उल्टा है सेकेंड एक्स। तो आई इक्वल टू, डिवीज़न ख़त्म हो चुकी है, हालांकि यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है लेकिन ये पूरा तो किसी ना किसी का डेरिवेटिव है। 10x इंटू सेकेंड एक्स किसका डेरिवेटिव है, सेकेंड एक्स का, तो ये क्वेश्चन भी आसान है। तो 2 एज इट इज रखा, सेकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है 10x का, माइनस 3 कॉन्सेंट एज इट इज, और ये किसका डेरिवेटिव है सेकेंड एक्स का, तो प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे भी, वो कह रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। आपको इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा, उसी को आप इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो यानी आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, आई इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स dx। तो यहाँ पे रूट आ चुका है, रूट को आप क्या लिख सकते हो, एक्स टू पावर 1 अपॉन 2 प्लस में एक्स टू पावर 1 अपॉन 2 dx।
तो आई इक्वल टू बनेगा इसका इंटीग्रेशन, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, प्लस नीचे पावर नहीं रहनी चाहिए तो -1/2। तो आई इक्वल टू क्या होगा, एक्स की पावर 3/2, नीचे 3/2, वो 2 यहाँ चला गया, प्लस यहाँ पे +1 करूँगा तो आएगा एक्स की पावर 1/2, नीचे आएगा 1/2 तो वो 2 यहाँ चला गया, प्लस में सी। तो इसका आंसर बनेगा आपके पास ये वाला। तो ये आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22, ये इंपॉर्टेंट अभी कई बार आ जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 वो कह रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ f(x) आपके पास है 4x³ - 3x⁴, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि सच डैट कि f(2) की वैल्यू आपको गिवन है 0, आपको f(x) निकालना है। मैं आपको कह दूं कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझो कि f(x) आपके पास है sin x। अगर मैं कहूँ कि इस f(x) का डेरिवेटिव करो, यानी इस sin x का डेरिवेटिव करना है आपको, तो d/dx ऑफ f(x) आपको क्या मिलने वाला है, cos x, ठीक है। और अब मैं कह दूं कि इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ d/dx f(x), और इधर भी इंटीग्रेशन होगा cos x का इंटीग्रेशन, और आप पढ़ चुके हो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस में c। यानी जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, sin x, और ये sin x क्या था, जो फंक्शन आपने स्टार्ट किया था। यानी जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे d/dx ऑफ f(x) का, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, f(x) मिलेगा, और इक्वल टू sin x प्लस c, और इस c की वैल्यू क्या होगी इस केस में 0, तो आंसर sin x ही मिलेगा। यानी अगर मैं यहाँ से f(x) को निकालना चाहूँ तो मेरे को d/dx को हटाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, कि दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे को यहाँ मिलेगा d/dx ऑफ f(x) dx इक्वल टू 4x³ - 3x⁴ dx। अब d/dx और इंटीग्रेशन ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ बचेगा आपके पास सिर्फ f(x). मैंने एग्जांपल ये इसी वजह से समझाया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। और अब मेरे को इंटीग्रेट करना है 4x³ - 3x⁴ को, और मैं इस 3x⁴ को लिख सकता हूँ 3 डॉट में x⁻⁻4 ऊपर जाके। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा मेरे पास, ये 4 डॉट में x⁻4, नीचे 4 माइनस 3 x⁻3 प्लस 1 करूँगा तो -3, नीचे भी क्या आएगा -3 प्लस c, ये f(x) आ गया। अब मेरे को f(x) मिल रहा है, x⁻4 माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो x⁻³ प्लस c, यानी f(x) मिलेगा x⁻4 प्लस 1/x³ प्लस c। वो कहते हैं कि f(x) को निकालना है, तो f(x) तो आ चुका है आपके पास, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ पे प्लस में c हो, इसका मतलब c की वैल्यू गिवन कर रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ रोल है यहाँ पे f(2) का। वो बोल रहे हैं कि f(2) की वैल्यू 0 है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस x को 2 पुट करना है, पुट x इक्वल टू 2, और जब आप x इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा f(2) इक्वल टू, तो x की जगह 2 पुट करना है तो बनेगा 2⁴ प्लस में 1/2⁵ प्लस c, और ये f(2) आपको 0 गिवन है, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, प्लस में 1/8 प्लस में c। सोल्व करेंगे, 16 इधर आ रहा है -16 -1/8 इक्वल टू c। एलसीएम लेंगे यहाँ पे 8, और जो भी रिजल्ट आएगा वो आप निकाल लेंगे भी। मेरे ख्याल से यहाँ पे -128 -1 और ये -129 आ रहा है, और यहाँ पे क्या है c, तो c की वैल्यू को अब उसमें पुट करना है जो f(x) आपके पास था इस f(x) में, यानी रिजल्ट आपके पास जो बन रहा है वो बन रहा है f(x) इक्वल टू x⁻4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8। तो रिजल्ट ये है इसका, तो ऑप्शन ए आंसर है। तो इसके ऊपर बेस भाई कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, आज सिर्फ इतना देखेंगे, अगले लेक्चर में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर